अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं मोहम्मद परवेज उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूं। अगर आप बेल्जियम में किसी भी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं, चाहे आप सेल्फ फाइनेंस पे अप्लाई करना चाहते हैं, फुली फंडेड पे अप्लाई करना चाहते हैं या पार्शियली फंडेड पे अप्लाई करना चाहते हैं, तो किस तरह आपने यूनिवर्सिटी फाइंड करनी है, किस तरह आपने अप्लाई करनी है। तो फर्स्ट टाइम में जो अगर आप बेल्जियम में अप्लाई करना चाहते हैं, अगर मैं बेल्जियम का इंट्रोडक्शन देता चलूँ तो ये यूरोपीय यूनियन का एक कैपिटल सिटी है, क्योंकि यूरोपीय यूनियन का जो हेड क्वार्टर है वो बेल्जियम में पाया जाता है। तो इसी वजह से ये फेमस कंट्री है। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहें तो बहुत ही अच्छा कंट्रीज है। इसके अलावा इसमें बहुत सी फेमस प्लेसेस भी हैं पड़ी विजिट करने को। तो उसके अलावा अब चलते हैं कि आपने किस तरह अप्लाई करनी है, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप बेल्जियम में किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बेल्जियम की जो यूनिवर्सिटीज होती हैं उसकी सर्चिंग करनी पड़ती है, रिसर्च करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लीग के बारे में बताता चलूँ। अब इस यूनिवर्सिटी में जो भी स्पेसिफिक डिग्री प्रोग्राम ऑफर किया जा रहा है आपको वो चेक करना पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यूनिवर्सिटी ऑफ लीग टाइप करना होता है गूगल क्रोम पे, ठीक है जी। कोई भी ब्राउजर आप इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं। उस वहाँ पे विजिट करेंगे, उसकी यूनिवर्सिटी के जो कोर्सेज ऑफर्ड होंगे वहाँ पे उसके कैटलॉग पे जाएंगे। जो जो कोर्सेज वहाँ पे ऑफर किए जा रहे होंगे आपने जो अपनी डिजायर्ड जो आपने रेलेवेंट डिग्री रेलेवेंट जो डिग्री प्रोग्राम होंगे वहाँ पे आपने ओपन करके चेक कर लें। और हर यूनिवर्सिटीज की जो भी कोर्सेज वहाँ पे ऑफर किया जा रहा होता है उसकी रिक्वायरमेंट वहाँ पे दी गई जाती है कि इस कोर्स में अगर आप अप्लाई करेंगे तो इसकी ये रिक्वायरमेंट्स है, कंप्लीट वहाँ पे सेटअप दिया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी भी स्पेसिफिक फॉर एग्जांपल आप बीएस केमिस्ट्री में अप्लाई करना चाहते हैं, आप एफएससी के स्टूडेंट हैं, या एमएस केमिस्ट्री में अप्लाई करना चाहते हैं, आप बीएस के स्टूडेंट हैं, या पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आप एमएस एमफिल के ऑलरेडी स्टूडेंट हैं, तो डिफरेंट उसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो सबसे पहले जो मेन चीज़ होती है ना, आपके पास होनी चाहिए ट्रांसक्रिप्ट्स, ठीक है जी। ट्रांसक्रिप्ट्स आपके जो रेलिवेंट बोर्ड होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं स्पेसिफिक पाकिस्तान की बात करता चलूँ तो आपको अपने जो रेलिवेंट बोर्ड होते हैं एफिलिएटेड होते हैं वहाँ से आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी जो एफएससी की जो वेरिफिकेशन होती है वो आईबीसीसी के थ्रू होती है, तो वहाँ से करानी पड़ती है। जो आपकी बैचलर की डिग्री है एचईसी से होती है, उसके बाद मोफा से भी होती है, और बाज़ औकात आपको अपोस्टाइल भी करानी पड़ती है, ठीक है जी। तो ये होती हैं अटेस्टेशन डिग्रीज की। किसी भी इंटरनेशनल स्कॉलरशिप आप अप्लाई करते हैं तो इन्हीं प्रोसीजर के थ्रू आप अपनी डिग्री वेरीफाइड कर लेंगे। तो किसी भी इंटरनेशनल स्कॉलरशिप में अप्लाई करेंगे तो आपको फिर बाद में कोई मसला मसाइल नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आप किसी भी स्कॉलरशिप में अप्लाई करेंगे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं, कोई भी जनरल, ये नहीं कि स्पेसिफिक बेल्जियम के बारे में, कोई भी जनरल स्कॉलरशिप आप अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे डिफरेंट जो है ना उनके डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होता है। फर्स्ट में आपकी तमाम तर एजुकेशन ट्रांसक्रिप्ट होगी, उसके बाद एक्सटर्नल जो डॉक्यूमेंट्स होंगे, फॉर एग्जांपल आपके पास अप्रॉक्सीमेट 2 से 3 रिकमेंडेशन लेटर होने चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास अगर कोई प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज टेस्ट है जैसे कि आइलेट्स हो गया, टोफल होगा, कोई भी जनरल टेस्ट हो गया, अगर वो आपके पास है तो वेल एंड गुड। अगर आप वो दे देते हैं तो आपकी अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप वो टेस्ट दे देते हैं तो यूरोप में इसके अलावा जो भी यूनिवर्सिटीज़ होती है, फॉर एग्जांपल इटली हो गया, ठीक है जी, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूएसए हो गया, इन यूनिवर्सिटीज़ में अप्रॉक्सीमेट जो है ना आपका आइलेट्स मांगा जाता है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट मांगा जाता है। अगर आप वो दे देते हैं तो आपके चांसेस वहाँ पे ज़्यादा बन जाते हैं कि आपकी सिलेक्शन भी हो जाए, और आपको एक एक्स्ट्रा की पॉइंट भी मिल जाता है कि आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट ऑलरेडी है पड़ा। उसके अलावा अगर आपके पास ये दोनों नहीं है, ठीक है जी, ना आपके पास आइलेट्स है, टोफल है, कोई भी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी प्रूफ टेस्ट नहीं है, तो उसके बाद कुछ यूनिवर्सिटीज़ में आप जो यूज़ कर सकते हैं उसको कहते हैं इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज सर्टिफिकेट, जो कि आप अपनी मुतल्लिका अगर आप एफएससी के स्टूडेंट हैं तो आपने अपने कॉलेज से बनवा लेना है। फॉर बाज़ औक़ात जो है ना एफएससी कॉलेज में भी होती है, हायर स्कूल में भी होती है, तो अगर आपने स्कूल में एफएससी किया है तो वहाँ से इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट बनवा लेंगे। अगर आप बैचलर स्टूडेंट हैं, किसी भी स्पेसिफिक पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी से आपने की हुई है या एफिलिएटेड कॉलेज है, तो वहाँ से आपने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज टेस्ट सर्टिफिकेट बनवा लेनी है। ये आपने तमाम तरह डॉक्यूमेंट जो प्रिपेयर करने हैं किसी भी स्कॉलरशिप में अप्लाई करने से पहले आपने, अगर आपकी विश है बाहर जाने की, आप चाहते हैं कि आप बाहर की स्कॉलरशिप अवेल करें या बाहर की कंट्री में जाके पढ़ें, तो ये तमाम तरह डॉक्यूमेंट आपको प्रिपेयर करके रखने पड़ते हैं। उसके बाद जो होता है ना कुछ एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है जी। और इसके अलावा जो आपके एजुकेशन रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं तो 2-3 और डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें आपकी एफआरसी होगी, जिसको हम फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी कहते हैं, तो ये भी आपको रिक्वायर्ड होती है। बाज़ औक़ात आपको ये अटेस्टेशन भी करानी पड़ती है, ठीक है जी।
FRC होगी, ये भी आपको बनवा के ऑलरेडी रखनी पड़ती है। उसके बाद आ जाता है करेक्टर सर्टिफिकेट। करेक्टर सर्टिफिकेट जो है ना, आप किसी भी स्कॉलरशिप में अप्लाई करेंगे, चाहे चाइना में करें, टर्की में करें, इसके अलावा बेल्जियम के अलावा किसी भी स्पेसिफिक कंट्री में करें, तो आप उसको बनवा के आपको अपलोड करनी पड़ती है। अगर फॉर एग्जांपल आप मलेशिया में करना चाहते हैं, चाइना में करना चाहते हैं, तो आप लोगों को इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज सर्टिफिकेट के अलावा करेक्टर सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत पड़ती है। जो आप ये करेक्टर सर्टिफिकेट आप अपने नियर बाई या मुतलका जो पुलिस स्टेशन होता है, खिदमत मरकज़ होता है, वहाँ से आप बनवा सकते हैं। आप जिस टाइम भी जाते हैं आप उसी वक्त वहाँ से उसको हासिल कर सकते हैं। ठीक है जी, ये हो गया। उसके बाद कुछ यूनिवर्सिटीज़ में आपको चाहिए होती है हेल्थ सर्टिफिकेट, जो कि मेन होती है। फॉर एग्जांपल कुछ यूनिवर्सिटीज, कुछ कंट्रीज होते हैं जो कहते हैं कि आप अपनी फिजिकली फिटनेस के बारे में जो आपके हेल्थ सर्टिफिकेट प्रूफ है वो हमें प्रोवाइड करें। तो ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। आपने हेल्थ सर्टिफिकेट प्रिपेयर करनी है, रिकमेंडेशन लेटर प्रोवाइड करने हैं, उसके अलावा आपके जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं ये प्रिपेयर करने हैं। अटेस्टेशन पहले भी रिक्वायर्ड हो सकती है, बाद में भी हो सकती है, ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी जो स्कॉलरशिप ऑफर कर रहा है, चाहे सेल्फ फाइनेंस पे हो, पार्शली फंडेड हो या फंडेड हो, या सेल्फ फाइनेंस हो या 100% फुली फंडेड हो। ये डिपेंड करता है उनके स्कॉलरशिप रिक्वायरमेंट पे। हर यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है, ठीक है जी। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में जो है ना आपको मोटिवेशन लेटर प्रोवाइड करना पड़ता है, और कुछ में आपको जो है ना, फॉर एग्जांपल अगर आप बैचलर के स्टूडेंट हैं तो आपको रिसर्च प्रपोजल भी वहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ता है, ठीक है जी। तो कोई भी मास्टर रिसर्च डिग्री प्रोग्राम है, जैसे कि आपका मास्टर हो गया या PhD डिग्री प्रोग्राम हो गया, तो उससे पहले आपको एक रिसर्च प्रपोजल बनाना पड़ता है। तो रिसर्च प्रपोजल आप बनाएंगे अगर आप फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे अप्लाई करना चाहते हैं, तो किसी भी स्पेसिफिक कंट्री में, इवन कि अगर आप बेल्जियम में भी करना चाहें, तो ये तमाम तो डॉक्यूमेंट आपको प्रिपेयर करने पड़ते हैं एप्लीकेशन से पहले। अगर आप अप्लाई करते हैं, इसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड नहीं करते हैं, तो अप्रॉक्सीमेट 70 से 60% जो स्टूडेंट होते हैं वो कहते हैं कि हमारा स्कॉलरशिप नहीं लग रहा। वो मेन चीज़ ये होती है, वो जो स्कॉलरशिप की रिक्वायरमेंट होती है वो रिक्वायरमेंट ही पूरी नहीं करते। जो जो उनके इंस्ट्रक्शन होती है उसकी इंस्ट्रक्शन के मुताबिक एप्लीकेशन सबमिट भी नहीं करते। तो मेन जो रीज़न होती है, यही वजह होती है कि उनका स्कॉलरशिप नहीं लगता, उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है, इवन के वो शॉर्ट लिस्ट भी नहीं होते। तो जो यूनिवर्सिटी हो, जो जो उसकी रिक्वायरमेंट हो, आपने तमाम तर रिक्वायरमेंट को आपको पूरा करना पड़ता है। अब फॉर एग्जांपल आप बेल्जियम में सेल्फ फाइनेंस पे अप्लाई करना चाहते हैं, इसका जो टोटल अप्रॉक्सीमेट आपका एक्सपेंडिचर टोटल लग जाता है वो 90 से 20 लाख तक लग जाएगा। उसके अलावा आपके पास बैंक स्टेटमेंट भी चाहिए होती है अप्रॉक्सीमेट 20 से 21 लाख की, चाहे अकाउंट में पैसे हों या ना हो, ठीक है जी। तो 21 लाख की वो भी चाहिए होती है। तो अगर आप सेल्फ फाइनेंस पे प्ले करेंगे, लेकिन आप प्रेफर करें फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे, बेल्जियम की काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि आपको हर साल फुली फंडेड भी स्कॉलरशिप ऑफर करती हैं। जो मेन चीज़ होती है, आपको जस्ट यूनिवर्सिटीज़ की रिसर्च करनी पड़ती है, ठीक है जी। आप रिसर्च करेंगे, वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ की कोर्स चेक करेंगे, और स्कॉलरशिप की जो बेनिफिट्स हैं जो कि आपको प्रोवाइड कर रहा है, कि वो फुल्ली फंडेड है, पार्शियली फंडेड है, जो भी है आपने वो पढ़नी है। अगर आपको वो स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स लगते हैं कि ठीक है, अगर आप फॉर एग्जांपल वहाँ पे अगर पार्शियली फंडेड है, कुछ ऐसे होते हैं जो कि वो आपको प्रोवाइड नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर वो आपको मंथली अलाउंसेस भी दे देते हैं, एकोमोडेशन भी दे देते हैं, आप बैचलर के स्टूडेंट हैं तो आपको रिसर्च के जो एक्सपेंडिचर आते हैं वो आपको नहीं देते, तो ये फॉरेन कंट्री में है ना बहुत सारे महंगे पड़ जाते हैं, ठीक है जी। तो मे बी अगर आप मिडिल क्लास से हैं या आपकी इतनी इनकम नहीं है मंथली, तो आप उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आपने मेनली जो आपने ट्राई करनी है कि आपने फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप को ही टारगेट करना है। फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप में तमाम तर चीज़ें जो है ना यूनिवर्सिटी की तरफ से दी जाती है, इवन के आपकी टू एंड फ्रॉम टिकट भी दी जाती है, और उसके अलावा मंथली अलाउंसेस भी दिए जाएंगे, रिसर्च के जो खर्चे आते हैं वो भी दिए जाते हैं। कोई वहाँ पे जो इवेंट्स कंडक्ट किया जाता है यूनिवर्सिटी में हो या यूनिवर्सिटी के रेलिवेंट हो, तो उसकी भी फीस वो यूनिवर्सिटी खुद पे करती है। उसके अलावा बुक्स अलाउंस हो गए, ठीक है जी, आपका खाना हो गया, आपका जो एकोमोडेशन होती है या हॉस्टल ड्यूज़ होते हैं, वो तमाम तर चीज़ें जो है ना यूनिवर्सिटी अफोर्ड करती है। तो इस स्कॉलरशिप पे आपने ज़्यादा टारगेट करना है, चाहे बेल्जियम हो, चाहे टर्की हो, चाहे चाइना हो, चाहे सऊदीया हो, ठीक है जी, मलेशिया हो, इंडोनेशिया हो। तो ये तमाम तर जो फॉर एग्जांपल अगर आप FSC के स्टूडेंट हैं, इवन के क्यूबा स्कॉलरशिप में भी आप अप्लाई कर सकते हैं।
क्यूबा हो गया, हंगरी हो गया, ये बहुत सारे स्पेसिफिक ये जो स्कॉलरशिप होते हैं ना आपको प्रोवाइड किए जाते हैं HEC की तरफ से, ठीक है जी। HEC भी ये तमाम तर जो स्कॉलरशिप होते हैं चाइना वाले, ठीक है जी, ये खुद सिलेक्शन करती है HEC। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको जो है ना, अगर आप FSC स्टूडेंट है तो यूसैट देना पड़ता है, अगर आप बैचलर स्टूडेंट है MSc MPhil के लिए या PhD के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको हैट टेस्ट देना पड़ता है। तो आप टेस्ट पास करेंगे तो एलिजिबल हो सकते हैं चाइना स्कॉलरशिप के लिए। उसके अलावा अगर आप हेड टेस्ट नहीं देते, फॉर एग्जांपल चाइना स्कॉलरशिप में आप अप्लाई करना चाहते हैं, फुल स्कॉलरशिप आप जो है ना टारगेट करना चाहते हैं चाइना के, बेल्जियम को छोड़ के, क्योंकि बेल्जियम में भी फुली फंडेड होता है। ये मैं जस्ट एक एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ एक्स्ट्रा, ठीक है जी। अगर आप चाइना के लिए अप्लाई करेंगे तो चाइना का जो नेक्स्ट एक ऑप्शन होता है वो होता है डायरेक्ट। डायरेक्ट का प्रोसीजर क्या होता है, आपको प्रोफेसर से खुद कॉन्टैक्ट करना पड़ता है, खुद कॉन्टैक्ट करें, वहाँ से प्रपोजल लें, प्रपोजल लेके आपको फिर यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करनी पड़ती है, एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ती है। तो इसी तरह से आपको हेड या सेट टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है जी। तो उसके अलावा आप फॉर एग्जांपल बेल्जियम के किसी भी स्कॉलरशिप में अप्लाई करते हैं, ठीक है जी, सेल्फ फिनांस में चाहे पार्शियली फंडेड में, ठीक है जी, या फुली फंडेड में, तो उसके लिए जो मेन की पॉइंट्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको सजेशन दी जाती है कि आपने जो वीज़ा के लिए अप्लाई करनी है ना, अप्रॉक्सीमेट 6 से 12 मंथ पहले पहले आपने वीज़ा के लिए अप्लाई करनी होती है, क्योंकि वो शेंजन वीज़ा होता है। शेंजन वीज़ा जो है ना वो अप्रॉक्सीमेट आपका अप्रूव्ड हो या रिजेक्ट हो, अगर आप 6 से 12 माह पहले अप्लाई करेंगे तो आपके लिए वो बेस्ट रहेगा, ठीक है जी। तो अगर आप शेंजन वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यूनिवर्सिटी का एडमिशन ऑफर होना चाहिए। एडमिशन ऑफर हो गया, उसके बाद पासपोर्ट फ़ोटो हो गई, फिर पासपोर्ट हो गया, फिर आपने उनको एकोमोडेशन, आपने अपना जो वहाँ की रिहाइश है उसका प्रूफ वहाँ पे आपको प्रोवाइड करना पड़ता है। फिर अगर आपकी कोई पास्ट कोई भी है, पास्ट कोई ट्रैवल हिस्ट्री है तो वो भी आपको प्रोवाइड करनी पड़ती है। उसके बाद ये तमाम तो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर लिए, प्रिपेयर करने के बाद आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ती है। शेंजन वीज़ा जिसमें आप अप्लाई करेंगे तो कॉन्सुलेट जो है ना उनकी एम्बेसी की वेबसाइट होती है, वहाँ से जाके आपको एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ती है। वहाँ से सबमिट करेंगे फिर आपको जो है ना अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, ठीक है जी। अपॉइंटमेंट आप कहाँ से लेंगे, जिस कंट्री में आपकी यूनिवर्सिटी मौजूद होगी उसकी एम्बेसी से कॉन्टैक्ट करके आपने अपना जो अपॉइंटमेंट होगी वो लेंगे। अब ये तमाम तो प्रोसेस करने के बाद आपका किया जाता है वीडियो कॉल में इंटरव्यू कंडक्ट। इंटरव्यू में जो आपके क्वेश्चन लिए जाते हैं, आपकी जो पास्ट क्वालिफिकेशन है उसके बारे में इंफॉर्मेशन ली जा सकती है, आपके फ्यूचर मोटिवेशन क्या है वो भी आपसे इंफॉर्मेशन ली जाती है, उसके थ्रू आपके क्वेश्चन लिए जाते हैं, आपके फ्यूचर गोल्स क्या है इसी के रेलेवेंट आपसे क्वेश्चन किए जा सकते हैं इंटरव्यू में। तो जो भी क्वेश्चन होते हैं आपने जो एप्लीकेशन की होती है ना सारी उसी में से आते हैं। क्वालिफिकेशन आपकी क्या थी उसके बारे में, मोटिवेशन के बारे में और फ्यूचर गोल्स के बारे में, इसी के रेलेवेंट जो है ना क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में किए जाते हैं। जब इंटरव्यू आपका कंफर्म हो जाता है, आप पास हो जाते हैं, उसके बाद बतौर ईमेल आपको इन्फॉर्म किया जाता है कि आपका वीज़ा जो है ना अप्रूव्ड हो गया या रिजेक्ट हो गया। तो रिजेक्शन के चांसेस अगर आपको लगे तो आपने अपने जो अप्लाई करनी है 6 से 12 माह पहले अपने वीज़ा के लिए अप्लाई करनी है, ठीक है जी। तो ये सिंपल से अप्लाई करने का तरीका। अगर आपको लगता है कोई ऐसा पॉइंट्स जो मैं नहीं आपको बता सका तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं वहाँ पे भी आपको गाइड कर दूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल और लास्ट में कि अगर आप मेरे चैनल पे कैंडल नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।